हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स में। तो चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी है इसमें हम बताते हैं आपको क्या पढ़ाएंगे आज। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन के बारे में बताने वाला था, बट वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैंने उस चीज़ को नहीं बताया। बट इस वीडियो में हम फुल डिटेल में सीखेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एंड इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग को हम समझेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। उसके बाद हम नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का आउट करेंगे, मतलब इन जनरल कैसे निकालते हैं। यदि आपको कोई भी दो सेट जिसकी कार्डिनलिटी आपको पता है, उनके ऊपर कोई फंक्शन आपको डिफाइन है, तो कितने वन वन फंक्शन बन सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, या फिर वन वन ऑन टू क्या होता है। तो इन सब पे जितने भी आपके डाउट्स होंगे आई थिंक इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और जब वीडियो ख़त्म होगी तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना, सारे क्लियर हुए होंगे। ओके। और फिर भी यदि कोई डाउट्स आपके पास रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दिया कि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। यदि आपका ये जो टॉपिक्स है ये स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे हमसे नहीं जुड़ रहे हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, हम लोग आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स फॉर IIT JAM 2021 प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को तो देखिए ही देखिए। और भी वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आई थिंक ओनली 3 वीडियोज़ जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है बहुत सारे, और वहाँ पे भी नहीं है तो आप मेन चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इंजॉय कर सकते हैं। ओके। चलिए, तो बेसिकली इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन कि वन वन फंक्शन क्या होता है। देखिए, सभी लोग जो है वो इसी को पढ़ते हैं। मैंने आपको फंक्शन का डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, जो कि आई बटन पे आई थिंक आपको दे दिया गया होगा, अदरवाइज आपको नीचे कहीं आ रहा होगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके। तो वन वन फंक्शन को आप दूसरे वे में कहें तो इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट ये चीज़ है, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म जब आप डिफाइन करोगे तो वहाँ पे ये जो रोल है वन वन और ऑन टू का, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। ठीक है ना। तो उस जगह आपको ये पता नहीं हुआ तो आपको ये लगेगा यार वन वन और ऑन टू होता क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ें। तो उसके लिए आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि लेवल बहुत नीचे है, लेवल बहुत ऊपर भी जाएगा, डोंट वरी रहिए। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे थोड़ा सा रियलाइज़ करिए एंड उसको फील करने की कोशिश करिए। आई थिंक आपको पूरी वीडियो में कहीं भी बोरिंग नहीं महसूस होगा। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, देन हम फिर फर्दर कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट ए बी, देखिए मैं कोई दो सेट ले रहा हूँ ए एंड बी, और ये दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। मैं सही कर देता हूँ, लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस, कोई भी फंक्शन है यदि आप डिफाइन कर रहे हो तो उस दोनों जो सेट है, मतलब जिस पे भी डिफाइन कर रहे हो, जिस पे कर रहे हो, तो वो दोनों ही नॉन एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज जो फंक्शन होगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके। तो इसलिए मैं जो ले रहा हूँ दो सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट, वो दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है। तो हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है, उसे आपको समझना चाहिए। ओके। कि ये चीज़ ऐसे ही नहीं है कि हमने नॉन एम्प्टी क्यों लिया है। ओके। तो लेट a, b be non-empty subset of R and f be a function defined on a to v। तो हमें एक फंक्शन एक डिफाइन करना था, इसी को तो हम कहेंगे कि ये वन वन है या नहीं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक फंक्शन। अब देखिए, फंक्शन को हमें कोई दो सेट चाहिए, उसी पे तो हम डिफाइन करेंगे। तो कभी भी फंक्शन जिस सेट्स पे होता है वो दोनों ही सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। ये हम प्रीवियस वीडियो में अपना सीख के आए हैं, इसीलिए ये जो चीज़ है ये इसी की वजह से ली गई है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, वन वन दिखाना है। वन वन होता है फंक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में मैं आपको वन वन ऑन टू ही सिखा रहा हूँ, बट टाइम लग जाए तो आप दीजिए ज़रूर। ये जो आप टाइम दे रहे हैं ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ओके। तो चलिए, लेट ए, वी बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड एफ सच दैट ए, जो एफ फंक्शन है वो डिफाइन है ए टू बी पे। अब मैं कह रहा हूँ दिस एफ इज वन वन। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो एफ है, ये जो एफ फंक्शन है, इसको मैं कह रहा हूँ वन वन। एफ
यदि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू, ध्यान समझिएगा ये जो कंडीशंस हैं इसे, या फिर इस फंक्शन को मैं कह रहा हूँ 1 इफ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, मतलब मैं a के कोई दो एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ, और ध्यान समझिएगा इसकी दो कंडीशंस मैं लिखूंगा अभी, आप दोनों को लिखिएगा। मेरा मानना ये है कि दोनों को ही हम यूज कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब केस फर्स्ट आप डाल सकते हैं इसे, एंड उसे मैं केस सेकंड डाल के कराऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐप को मैं इस ऐप को कह रहा हूँ ये 1 फंक्शन है इफ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, मतलब इसका हुआ कि मैंने कोई दो एलिमेंट्स a के पिक किए जो a में आ रहे हैं, तो उसका मतलब, और आपके पास एक कंडीशन और मैंने ले ली कि x इज इक्वल टू वाई है, मतलब x इक्वल टू वाई है, तो ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये जो इम्प्लाइज करेगा, ये क्या करेगा, जो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ये जो कंडीशन आती है ये 1 को रिप्रेजेंट करती है किसी भी फंक्शन के लिए। ओके, तो आपने क्या समझा, यदि कोई भी दो एलिमेंट डोमेन सेट के आप पिक कर रहे हो और वो दोनों इक्वल है, ये मेन डेफिनेशन समझा रहा हूँ, अभी तक जो बता रहा था वो इस लाइन का ही मीनिंग मैं बता रहा था, अभी आप मेन डेफिनेशन समझिए क्या, कि यदि आप कोई भी दो एलिमेंट्स, ये डोमेन सेट है, ये कोडोमेन सेट है, ओके, तो डोमेन सेट के कोई भी दो एलिमेंट आप पिक कर रहे हो और दोनों एलिमेंट जो है वो इक्वल हैं, तो उनका जो इमेज है वो भी इक्वल आना चाहिए। ये क्या है, इम्प्लाइज डेट लगा, इसका मतलब ये इक्वल है तो हमेशा इसको इक्वल आना ही पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज 1 बात समझ में आई। दिस इज द फर्स्ट केस, यदि आपको दोनों जो एलिमेंट हैं वो इक्वल दिए गए हैं तो आपका ये केस यूज होगा। एंड दूसरा केस जो है वो अलग है, वो क्या है, देखिए इफ, देखिए इस जो ऊपर वाली लाइन के बाद आप इसे भी लिखिए एंड देन इसे भी लिखिए, दोनों केस अपने आप में अलग अलग हैं और दोनों को हम यूज करते ही रहते हैं, जो आपकी चॉइस है उसे आप यूज कर सकते हो। ओके, ऐसा कोई इन जनरल नहीं है कि आप जैसे कोई अलग टाइप के लिए इसे यूज करेंगे, किसी अलग टाइप के लिए इसे यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप जिसको चाहें उसको यूज करें, चॉइस इज योर्स। ओके, तो क्या कह रहा हूँ, इफ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, मतलब फिर से मैंने दो एलिमेंट्स लिए डोमेन सेट के, और मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि केस 2 है ये, कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, जो x है वो y के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो जब डिफरेंट एलिमेंट हैं तो दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज किसको करेगा, f ऑफ x इज नेवर इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये भी एक 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दोनों आप ये देखिए, ये बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम अपने क्लास 12th या बैचलर्स में पढ़ के आते हैं, ये सभी को बेसिकली पता ही होती है। ओके, फिर भी एक जो प्रोसेस है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। ओके, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, देन हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्या कह रहा हूँ मैं, कि मैंने दो कोई सेट्स लिए जो कि नॉन एम्प्टी एंड सबसेट ऑफ R रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर सेट। ओके, एंड एक फंक्शन डिफाइन किया a to b, और मैं कह रहा हूँ दिस फंक्शन इज 1 इफ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a इज ए डोमेन सेट, मैं डोमेन सेट के कोई दो एलिमेंट ले रहा हूँ, यदि मैं दोनों को इक्वल लेता हूँ तो उनकी इमेज भी इक्वल आनी चाहिए, यदि मैं दोनों एलिमेंट को इक्वल नहीं लेता हूँ तो उनका इमेज भी इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ये आपकी बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशन है 1 फंक्शन की, वो ये रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या कंडीशंस होती है, यदि मैं इस फंक्शन को 1 कह रहा हूँ तो इन दोनों सेट्स के ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई होती है, तो अब ये आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया है, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन तो हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे फिगर्स आपको दे दिए जाते हैं या ऐसा कर दिया जाता है जिसको आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तब हम बेसिकली इसी डेफिनेशन पे हम आएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन ही फिर लगानी पड़ सकती है और कोई आपका काम नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे यदि कोई सिंपल सा फिगर है तो उसको हम ट्रेसिंग से करेंगे, जो कि हम ज्योमेट्रिकल वे अभी अब मैं बताऊंगा आपको, तो उससे आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं कोई एक, दिस इज ए सेट एंड मैं कोई बी सेट लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो ए की कार्डिनलिटी है वो n है, ओके, एंड जो बी की कार्डिनलिटी है वो m है। ओके, यही मैंने प्रीवियस वीडियो में माने थे और वही मैंने सिमिलरली ले ली, जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मन नहीं हो एंड कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 अप टू n, यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 अप टू m, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। और
ये रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी, मतलब जो ए के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको ही हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो इसमें n एलिमेंट्स हैं और इसमें m एलिमेंट्स हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 1 1 करना है। मैंने क्या बताया कि किसी भी दो एलिमेंट यदि अलग अलग हैं तो उनकी इमेज क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। यही तो बताया। अभी डेफिनेशन क्या बोला था, यदि कोई दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनका जो इमेज आना चाहिए वो भी अलग अलग आना चाहिए। यदि कोई दो एलिमेंट सेम है तो उनका इमेज सेम आना चाहिए। बट यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ पे उससे हमें कोई मतलब नहीं, डोमेन सेट देखना है, को डोमेन नहीं, वो तो इमेज सेट है, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 1 में हमें आपको डोमेन ही देखना है, को डोमेन जो देखते हैं वो ऑन टू में देखते हैं। ओके, तो यार ध्यान रखना। देखिए अब मैं ले रहा हूँ 1, तो 1 के लिए चॉइसेस कितनी है, यदि मान लीजिए, चलो मैं अभी चॉइसेस छोड़िए, मैं क्या कर रहा हूँ 1 को 1 पे करा रहा हूँ मैप। ओके, मैं 1 को 1 पे मैप करा रहा हूँ। क्या मैं 2 को 1 पे मैप करा सकता हूँ? क्या मैं 2 को 1 पे मैप करा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं करा सकता, क्योंकि मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ f इज 1 1, तो f इज 1 1 का मतलब हो गया कि 2 के पास सारे नंबर्स हैं बट 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ के आप 2 को कहीं पे भी मैप कराइए, ये फंक्शन 1 1 हमेशा होल्ड करेगा, बट आप 1 पे नहीं करा सकते। अब ये फिक्स हो चुका है। ओके, क्योंकि आपने एक क्वांटिटी को 1 पे मैप करा दिया। यदि ये 1 होता, जैसे मैं ऐसे लिखूँ 1, तो हाँ ये हमेशा ही 1 पे जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, डिफरेंस क्या है 1 1 फंक्शन का? हाँ बिल्कुल सही, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो क्या मैं कह रहा हूँ, यदि कोई एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग होंगी। तो समझ गए ना अब आप? चलिए, तो अब बात करते हैं इन जनरल वे, क्योंकि मैंने कार्डिनलिटी n लिया है और कार्डिनलिटी इसका m लिया है। अब इन जनरल में आपके पास कितने 1 1 फंक्शन आप बना सकते हो, तो ये भी चीज़ है। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए और बी पे क्या कंडीशन होती है। तो देखिए, कोई भी जो दो सेट आपने लिए हैं और आपको ये नहीं पता कि n बड़ा है कि m बड़ा है, तो आप कैसे पता करोगे कि किस सेट को बड़ा होना पड़ेगा और किस सेट को छोटा होना पड़ेगा फॉर 1 1? देखिए याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैं क्या कह रहा था कि इस एलिमेंट को आपको कराना पड़ेगा मैप, तो ध्यान समझिएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इससे सारे एलिमेंट्स डिफर चाहिए, क्योंकि 1 पे आपने 1 मैप करा दिया तो 2 को आप इस पे मैप नहीं करा सकते। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही यदि आप 2 को 2 पे मैप कराओगे तो फिर 3 को आप 2 पे नहीं करा सकते। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अलग अलग मैप होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो आप जब सारे मैप कर रहे हो, मैप कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप इस पूरे सेट के एलिमेंट को मैप कर रहे हो और आप कह रहे हो ये फंक्शन 1 1 है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया आपको कि हर एक एलिमेंट डिफर है, तो वो हर एक डिफर एलिमेंट्स हैं तो डिफर इमेज आएंगी। बात कंफर्म है? तो ये डिफर सारे एलिमेंट्स थे, मैंने पहले ही बताया था, तो इनकी जो इमेजेस हैं वो भी सारी डिफर्स होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने इस सेट के पास एलिमेंट हैं हमेशा उसके इक्वल यहाँ पे तो 100% होंगे। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? देखिए, यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, ओके, तो इनका n इमेजेस यहाँ पे मिलेंगी 100%। यदि इससे कम इमेज हुई, मान लीजिए n से कम इमेज हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए n-1 को हमने m पे मैप करा दिया, ये लास्ट था, तो n को हमें कहीं ना कहीं तो मैप कराना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उनका इमेज डिफरेंट आना चाहिए, बट आप यहाँ पे कह रहे हो कि n का इमेज यहाँ पे आ जाता है, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये 1 1 ही नहीं रहेगा। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप यदि सारे एलिमेंट्स को अलग अलग मैप करा रहे हो और ये कह रहा है ये 1 1 है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये सेट हमेशा इस सेट से क्या होगा, छोटा होगा, या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज़ समझ रहे हो? मतलब या तो इस सेट में m और n बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स आप मैप कर सकते हो अलग अलग पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर ये सेट आपका बड़ा हो, बट छोटा नहीं हो सकता। यदि ये सेट छोटा हो गया तो ये अपनी 1 1नेस को ही फेल कर देगा। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट को आपको एक ही एलिमेंट पे मैप कराना पड़ेगा। तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि 1 1 आपको कैसे पहचानना है। तो यहाँ से आपने क्या कंडीशन निकाली, दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से आपने ये कंडीशन निकाली, जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है, वो हमेशा लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स यहाँ पे होने पड़ेंगे। यदि नहीं हुए तो ये 1 1 को ही फेल कर देगी। ओके, तो लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। बात समझ में आ गई? तो ये का कैसे आता है, ये चीज़ समझ में आया?
तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ रहा है, यदि कोई कहता है फंक्शन f इज 1 1 तो हम क्या कर देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ a, पर ये नहीं पता ये कैसे आ जाता है। तो आई थिंक अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा ये कैसे आता है। ओके, तो अभी हम ये भी निकालेंगे ये कितने 1 1 फंक्शन होते हैं इन जनरल। यदि आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ a इज n है और कार्डिनलिटी ऑफ b इज m है तो उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। बट आपको आई थिंक अब ये समझ में आ गया है कि यदि f इज सच दैट कोई फंक्शन है a टू b पे, तो यदि मैं उसको कह रहा हूँ इज 1 1 तो आप क्या कहोगे, द कार्डिनलिटी ऑफ b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a। तो यही मैंने लिखा है। ओके, तो आई थिंक ये चीज समझ में आई है कैसे आती है। ओके, तो अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। ओके, तो उसके बाद फिर काउंटिंग पे चलेंगे। चलिए, तो अभी बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 1 1 फंक्शन। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे साथ लिखिएगा, लेट a, b बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने आप समझा दिया। ओके, चलिए, एंड हम कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं a टू b पे। ओके, इज 1 1 मैं कह रहा हूं कि कोई दो सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, सबसेट ऑफ r है, एंड कोई फंक्शन है जो डिफाइन है a टू b पे। मैं इसको कह रहा हूं इज 1 1। ओके, इफ एवरी लाइन, या फिर और अच्छे से लिखते हैं इसे जिससे आपको आसानी से समझ में आए, इफ वी ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू x axis, okay, and these lines cut the curve। मैं क्या बोल रहा हूँ, we draw lines parallel to x axis and these lines cut the curve at most once। बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है, कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं लिखा जिससे आपको समझ में नहीं आए, बिल्कुल मॉडिफाई करके लिखा हुआ है जिसे आराम से आप समझ सकते हो। कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है। देखिए, बेसिकली जो मीनिंग लिखा है मैंने, वो लिखा क्या उसे समझ लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई, ये सभी जानते हैं, आप में कोई को डाउट नहीं है इसका। देखिए, मैंने लिखा क्या है, कोई मैं दो सबसेट ले रहा हूँ, आर के हैं, कोई फंक्शन डिफाइन है, इसको मैं कह रहा हूँ 1 1 है। ये जो फंक्शन है वो आपको दिया रहेगा, वो एक कोई कर्व होगा जिसे आप इस पे बना लोगे। ओके, अब मैं इसको कहूँगा ये 1 1 होगा, ये कब होगा, तो आपको करना क्या है, चेक करने के लिए 1 1 इसको ध्यान समझिए। वी ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो करिए लाइन ड्रॉ, ऐसे आपको पैरेलल एक्स एक्सिस के आपको लाइन खींचनी है, जहाँ तक आप खींच सकते हैं पैरेलल खींचते रहिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये लाइन्स 100% बात है कि यदि आप यहाँ पे कर्व बनाओगे तो ये लाइन्स आपको कट करेंगी कर्व को। तो ये कट करने पे क्या कंडीशन लगी हुई उसे देखिए, दीज लाइन्स कट द कर्व एट मोस्ट वंस। तो यही जो चीज़ है मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको आप भी अंडरलाइन कीजिएगा। एट मोस्ट वंस मतलब किसी भी कर्व को ये मतलब या तो काटे नहीं या फिर एट मोस्ट काट नहीं है तो हमेशा एक बार काटे, यदि 2 बार काट दिया तो ये 1 1 नहीं बचेगा। तो इसी के ऊपर कुछ हम ग्राफ्स देखते हैं जो 1 1 है कि नहीं है, उन भी बात करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान से समझना, मैं इसे कर दूंगा, मुझे तो लर्न है, आप भी एक बार ध्यान रखिए कि 1 1 में जो होता है वो एटमोस्ट 1 होता है, मतलब एटमोस्ट वंस, इसमें यहाँ पे ये कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब अधिकतम एक बार काटे या फिर नहीं काटे। एक से ज़्यादा बार काट दिया तो वो 1 1 नहीं रहेगा। ओके, तो वो क्यों नहीं रहता उसकी भी बात अभी ग्राफ से ही बता दूंगा आपको कि वो 1 1 क्यों नहीं रहता यदि एक से ज़्यादा बार काट दिया। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं,
अब अपना ग्राफ देखते हैं। चलिए, तो आप पॉज करके वीडियो को इसको सभी को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। हो सकता है आपको थोड़ा सा इजी लग रहा हो अभी, बट यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आगे, तब ये बहुत कठिन लगते हैं कि क्या चीज़ आ गई। ठीक है, चलिए तो कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं आएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर का ग्राफ, पहले एक्स ले लेता हूँ, उसके बाद एक्स स्क्वायर लूंगा। ओके, तो y बराबर एक्स आप सभी को पता है। ओके, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स y बराबर एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, ये कॉमन है। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं लिखा नहीं है, आप सब में कॉमन कर लीजिएगा। ओके, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स y बराबर एक्स लाइन। जिसको ट्रेसिंग नहीं आती है तो भाई वो पहले सीख ले, तो 9th या 8th में हम लोग सीख के आते हैं, तो इसको मैं नहीं सिखाने वाला। चलिए, तो y बराबर एक्स लाइन है ये आपके लिए। अब मैंने क्या बताया, इसको 1-1 चेक करना है। आप सभी जानते हैं, आराम से आप 1-1 डेफिनेशन से चेक कर लेंगे, वो आपका काम है, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। बट ये आप हो सकता है आपके लिए नया हो कि कैसे चेक कर रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, पैरेलल लाइंस खींचनी है आपको, एक्स एक्सिस के खींचिए। ओके, तो आप कहीं पे भी खींचते रहिए। तो आपको अब क्या देखना है कि कोई जो पैरेलल लाइन आप खींच रहे हो, ये कर्व को 1 टाइम, एटमोस्ट 1, या तो काटे नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, काटे तो एक बार काटे। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे काट रही है, 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 और फिर यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। तो आप ध्यान से देख लेना, जितने भी पॉइंट्स होंगे, यदि ये जो लाइन है इसको 1 ही टाइम काटेगी, तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1-1 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, यदि आपको ट्रेसिंग आती है तो आपको कुछ वहाँ शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर्व बनाओ फटाफट और देख लो, हाल ही पता चल जाता है कि ये 1-1 है या नहीं है। तो बहुत बढ़िया तरीका है चेक करने का। अब बात करते हैं कोई ऐसे फंक्शन की जो 1-1 ना हो, या फिर चलिए, तो ये सेम टाइप का है, बस स्क्वायर कर दिया है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, और एक और ले लूँ तो y बराबर एक्स क्यूब। चलिए, अच्छे तीनों आपको मजा आएगा करने में। तो y बराबर एक्स स्क्वायर आपको पता है पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, तो ये है। ओके, समझ में आ रहा है। एंड y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, देखिए ये ग्राफ्स वगैरह आपको नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ों को। ओके, देखिए हो सकता है ये थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ये झुकाव आप देख लीजिएगा, वो हैंडमेड है तो आप समझते हैं ये बात। ओके, एक्स और वाई एक्सेस यहाँ कॉमन है, जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ड्रॉ करिएगा। देखिए, अब आप कहोगे सर नीचे तो कहीं काट ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या कहा, काटे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काट रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 1-1 होगा। बट ये ध्यान रखना, जहाँ काट रहा है वो 1 बार काटना चाहिए। बट आप ऊपर देखो तो यहाँ पे जब आपने लाइन खींचा तो यहाँ पे ये 2 बार कट गया। कितने बार काट गया, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे ये 1-1 को फेल कर गया। बट मैंने आपको क्या बताया, एटमोस्ट 1 टाइम हो सकता है, 2 टाइम कभी नहीं होगा, तो ये 1-1 नहीं होगा, तो नॉट ए 1-1। और ये करता क्यों है, आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। यदि आप x बराबर 1 पुट करो और x बराबर -1 पुट करो, तो y की वैल्यू जो आती है वो 1 ही आती है। एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, और -1 स्क्वायर का -1 का स्क्वायर करोगे तो भी बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने 2 एलिमेंट्स लिए और दोनों डिफर है, बट इनका जो इमेज है वो सेम आ रहा है। डेफिनेशन लगाई आपने और ये डेफिनेशन फेल कर गया, तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं होगा। और आप इससे चेक करना चाहो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। बात आई समझ में, आ गई। चलिए, अब इस ग्राफ पे आते हैं। ये ग्राफ आपका टास्क है, ये 1-1 है या नहीं है, तो दिमाग लगाइए, पॉज करिए, मैं आंसर बोल रहा हूँ, पॉज करिए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये 1-1 है, आप इजीली चेक कर सकते हैं। ग्राफ मैंने बना दिया था, आप खींचिए, हमेशा 1-1 कट कर रहा है, तो दिस फंक्शन इज 1-1। ओके, तो आई थिंक आपको ये 1-1 समझ में आया कि 1-1 आपको कैसे चेक करना है। अब हम इसकी काउंटिंग पे चलते हैं, और काउंटिंग के बाद हम लोग ऑन टू में मूव करेंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है आप लोगों को करने में। और भी ग्राफ्स, आप बहुत सारे ग्राफ्स को ट्राई करिए, sin x, tan x, ठीक है ना। sin x कैसा होता है, cos x, देखिए बहुत सारे ग्राफ्स हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम। मैं ये सारे ग्राफ, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे ग्राफ्स आपको करके दिखाऊंगा, मैंने 3 टाइप्स के आपको करके दिखाए हैं। आप यदि बहुत सारे ग्राफ्स देखना चाहते हैं तो पहले से ही वीडियो बहुत सारी मौजूद हैं, मैंने 2 या 3 वीडियोस ट्रेसिंग पे बनाई हुई हैं, जो कि बहुत लोअर लेवल से ऊपर तक लेके गया हूँ, हर एक ग्राफ बताया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके, चलिए तो काउंटिंग की बात करते हैं। ओके,
तो काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन, ओके। तो ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि काउंटिंग का मतलब क्या है। काउंटिंग का मतलब है इन जनरल आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं लेट a कॉमा बी बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r, ये नॉन एम्प्टी है, लिखा नहीं है तो आप लेट एंड f बी द फंक्शन फ्रॉम a टू b, इसको मैं कह रहा हूँ इज वन वन, ओके। एंड मैं कार्डिनलिटी ऑफ a ले रहा हूँ n, एंड मैं कार्डिनलिटी ऑफ b ले रहा हूँ m, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही माने थे और उसको भी यही ले रहा हूँ। अभी मैंने एक ये बनाया था, अभी मैंने एक ये बनाया था, ओके। तो इसमें मैंने a किया था, इसको मैंने b किया था 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n। मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट इमेजेस देता है, क्योंकि ये वन वन फंक्शन की पहचान ही है। तो अभी आपको क्या करना है, आप काउंटिंग करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो, काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब कितने वन वन फंक्शन यहाँ से आप बना सकते हो, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास कितने तरीके हैं अलग अलग टाइप के वन वन फंक्शन बनाने के। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो वन है इसको, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं कि ये कहाँ कहाँ पे मैप हो सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यदि मैं वन के लिए देख रहा हूँ, यदि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके पास पूरा सेट के पास जितने सेट में एलिमेंट्स हैं उतनी चॉइसेस हैं। तो इसका मतलब हम इसे कहीं पे भी मैप करा सकते हैं। तो इसके पास जो चॉइसेस हैं वो कितनी है, m, क्योंकि ये जो b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है। तो a को हम पूरे सेट में कहीं पे भी मैप कराएं, मेरी मर्जी, क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट्स को मैप ही नहीं कराया, तो आप कहीं पे भी जाके मैप करा सकते हैं। तो एक बार यदि इसको फिक्स कर दिया तो वो एलिमेंट्स कट जाएगा और बचेंगे कितने, m-1। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, हाँ। तो 1 को मैंने किसी भी एक एलिमेंट पे मैप करा दिया, बट उसके लिए चॉइसेस कितनी थी आपके पास, m। तो इसका मतलब m समझ में आई, ये चीज़ आ रही समझ में, हाँ। तो अब मैं 2 को क्या करना चाहता हूँ, मैप कराना चाहता हूँ। तो 2 के पास चॉइसेस कितनी होंगी, क्योंकि 1 को आपने एक बार कहीं ना कहीं पे तो मैप करा ही दिया, तो इसके बाद चॉइसेस कितनी रह गई, एक घट गई, मतलब पूरे सेट में m चॉइसेस थी, एक आपने इस पे फिक्स कर दी तो एक चॉइसेस फिक्स हो गई, मतलब तो एक घट जाएगी ना। तो आपके पास चॉइसेस कितनी बच गई, m-1। तो बेसिकली इसको जब आप मैप कराने जाओगे तो आपके पास जो टर्म्स बचेंगे जिस पे आपको 2 मैप कराना है वो ओनली m-1 होंगे। ऐसे ही आप जब 3 को कराओगे तो m-2, ऐसे ही आप 4 को कराओगे तो m-3, सॉरी फ्रेंड्स, ओके। तो m-3, तो आप ऐसे ही डॉट डॉट में देखिए n से ऊपर n-1 होगा, यही तो होगा। जब आप n- ध्यान समझिएगा, n-1 को आप कराओगे, ओके। तो जब n-1 को आप कराओगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तो आपके पास क्या आएगा, m-n-1, यही आएगा। बताइए, यही तो आप कर रहे हो। सॉरी n-2, क्योंकि आपने n-2 को तो मैप करा दिया ना, मतलब यहाँ से n-1 को आप मैप करा रहे हो। तो n-1 को आप मैप कराने के लिए आपने कितने एलिमेंट को मैप करा चुके हो आप, n-2 तक। तो n-2 आपने सेपरेट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, n को मैप करा रहे हो, तो n लास्ट एलिमेंट है, तो यहाँ से पहले आप कितने एलिमेंट को मैप करा चुके हैं, n-1 तक। तो आपके पास चॉइसेस n-1, सॉरी m-n-1। तो आपके पास ये चॉइसेस समझ में आ रही है कैसे मैं लिख रहा हूँ, ओके। तो अब आपको ये कैसे पता पड़े कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हुए। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इन सब का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो सॉरी, तो नंबर ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल m-1, m-2 डॉट डॉट अप टू m-n-1, ओके। अब इसे हम किसी और तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको परम्यूटेशन नहीं आता तो भी चलेगा, बट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि आप 12th में पढ़ के आते हो, ओके। पूरा चैप्टर है। तो ये चीज़ समझ में आई, एक चीज़ कहाँ से आ गई, ओके। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, m ये सबका मल्टीप्लिकेशन किया, m-1, m-2 डॉट अप टू m-n-1, ओके, जो कि यहाँ का लास्ट एलिमेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, इसको हम क्या और लिख सकते हैं। तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसको मैं कहता हूँ m-c-n।
दिस सी रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन। ओके, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसे और ओपन करिएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि इस m माइनस एन को मैं इससे डिलीट कर लूँ। अब ये कैसे होगा, मैं इस m को अप टू n तक मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल m माइनस एन बचेगा। तो निकालते हैं m, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो m मैंने बाहर निकाला तो m माइनस वन बचा, फिर m माइनस वन बाहर निकाला, m माइनस टू बाहर निकाला, तो अब डॉट डॉट अप टू m माइनस एन माइनस वन तक बाहर निकालूंगा मैं। ओके, तो अब अंदर क्या बचेगा, माइनस वन तक निकाला है तो अंडर m माइनस एन बचा अपॉन, ये चीज़ समझ में आ रही है, अपॉन अपॉन में क्या बचा, फैक्टोरियल n। ओके, एंड फैक्टोरियल m माइनस एन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ये कुछ नहीं किया, बस ओपन किया। ये सब आपको ओपन करना आता है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो अब इसको आप कट कर सकते हैं। ओके, अब आप इसे नोट कर लीजिए, इसका आप कोई मीनिंग नहीं रह गया, बस एक सॉल्यूशन है, उसे आप निकालेंगे देन आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, तो अब आपका यहाँ से क्या निकल रहा है, m माइनस वन डॉट डॉट, मैंने लिखा नहीं m माइनस टू, आप लिख लेना m माइनस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n। और यहाँ पे आप जो कैलकुलेट कर रहे थे वो mcn था, है ना, यही तो था जो मैंने, ये देखिए ये रहा। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर रहे थे। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इस ऊपर वाले टर्म की, है ना, तो इसका वैल्यू चाहिए तो फैक्टोरियल n का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दिया जाए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो बेसिकली जो वैल्यू आई वो क्या आई, ये आई। बात आई समझ में नहीं आई, बात आई कि नहीं आई। ओके, तो आपका नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने मिल रहे हैं, mcn फैक्टोरियल n। तो आप इस जो स्टेप है उसके आगे आप लिख सकते हैं, वहाँ पे आपका स्पेस बचा होगा तो वहाँ पे आप लिख दीजिए mcn फैक्टोरियल n। अब एक आप ब्रैकेट में भी लिख लीजिए। तो जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये जो छोटी सी चीज़ है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो आपको n मानी गई है और कार्डिनलिटी ऑफ बी आपकी m मानी गई है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक केस बनता है कि n बड़ा हुआ m से, और दूसरा केस जो बनता है m लेस देन, सॉरी, जो n इज लेस देन इक्वल टू m। ओके, तो एक कैसे बनता है, तो आपको पता है वन वन तभी हो सकता है जब b की कार्डिनलिटी क्या हो, हमेशा ज़्यादा हो। बट यहाँ पे जो फर्स्ट केस है यहाँ पे तो ज़्यादा हो नहीं रही, तो कोई भी वन वन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वन वन फंक्शन ही नहीं बनेगा। वन वन फंक्शन जो आते हैं वो या तो इक्वल टू हो या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए b की कार्डिनलिटी, तो वो यहीं पर आएंगे। और कितने आएंगे वो अभी आपको निकाले, mcn फैक्टोरियल n। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आई है कितना होता है, आप इसको याद कर सकते हैं और मैंने पूरा डिटेल में निकाल के दिखाया ये कैसे आता है। तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स ये चीज़ समझ में आई, काउंटिंग समझ में आई, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन पे, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, चलिए सॉरी, चलिए ऑन टू फंक्शन, और इसका जो दूसरा नाम है वो है सर्जेक्टिव फंक्शन। जेम में बेसिकली सर्जेक्टिव ही लिख के आएगा, ऑन टू बहुत कम लिख के आता है। ओके, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। वो ज़्यादातर क्या कहेंगे, इंजेक्टिव कहेंगे या फिर सर्जेक्टिव कहेंगे या फिर बाइजेक्टिव कहेंगे। मैं बताऊंगा बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो पहले सर्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो जैसा डेफिनेशन वन वन का लिखा था वैसे ही हम लोग इस पे भी डेफिनेशन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट a, b be non-empty subset of R, okay, if is defined on A to B is on to, okay, for all, okay, तो for all आपको जो एलिमेंट है, सॉरी, for all y belongs to B, okay, for all y belongs to B there exists x in A such that f of x is equal to y।
ओके, इसका यदि दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहें आप, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, तो आप दूसरा डेफिनेशन अभी मैं लिखाता हूँ, उसको आप समझिएगा। पहले इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, देन आपका दूसरा डेफिनेशन अपनी भाषा में कुछ सिंपल जो आपको पसंद आएगा। चलिए, तो कोई दो सेट आपने लिए, सिंपल सा कोई चीज़ है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि क्यों लिए, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, और सबसेट है आर की। तो एक फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, उसको मैं कह रहा हूँ ऑन टू है, वो ऑन टू कब होगा उसका समझते हैं। फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है कोडोमेन के लिए, 1 में आ रही थी डोमेन सेट के लिए। वहाँ जो एलिमेंट ले रहा था मैं, वो क्या ले रहा था, डोमेन सेट का। तो यही चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ से कोडोमेन का कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, उसके लिए हमेशा एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका इमेज ये सेट, ये जो एलिमेंट है वो बनेगा। अब ऐसा चीज़ हो सकता है आपके ऊपर से निकल गया, अभी मैं समझाता हूँ क्या है। तो आप नीचे वाला डेफिनेशन एक बार लिखिए, देन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी एक बार फिर समझ लो। चलो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर एक बार और, चलिए कोई बात नहीं। मैं कोडोमेन सेट से कोई एक एलिमेंट ऐसा ले रहा हूँ जिसका कोडोमेन सेट का आप एक एलिमेंट ले रहे हो जिसके लिए हमेशा एक एलिमेंट ए में जरूर मिलेगा जिसकी इमेज वो एलिमेंट बन जाएगा। मतलब यदि इसमें, मतलब बी के एलिमेंट के लिए ए में आपको हमेशा एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो बी में मिल रहा है एलिमेंट, वो हमेशा इसकी क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। बात आई समझ में? अभी भी नहीं आई है? हाँ, ये होता है, तो जब फर्स्ट टाइम इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट आप सेकंड वाला एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ओके, मैंने क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ बी मतलब कोडोमेन सेट, मतलब कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए एवरी एलिमेंट ऑफ बी या एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट, यहां पे कोडोमेन सेट लिख लो, बेटर रहेगा। क्योंकि बी पता नहीं, आप यदि मिसअंडरस्टैंड कर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट इज ए इमेज ऑफ डोमेन सेट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपके बी में जितने एलिमेंट आएंगे वो सब इमेज होने चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट के, जो एलिमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए का। अब आ गई होगी समझ में। देखिए, बी में जितने एलिमेंट होंगे वो इमेज बनने चाहिए ए के एलिमेंट्स के। ये जरूरी नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट्स हो या नहीं हो, ए में रह जाए कोई दिक्कत नहीं, बस बी में ना रह जाए। आगे बात समझ में? तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लो, और एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ कि आपको बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। फॉर ऑल की बात हो रही है, मतलब बी में कोई ए भी एक एलिमेंट आपने उठाया, उसके लिए ए में हमेशा एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी इमेज वो एलिमेंट बन जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसके ऊपर ए और बी पे क्या कंडीशन रहती है। जैसे 1 था तो कंडीशन क्या थी, तब कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो अब ए और बी पे क्या कंडीशन रहती है जब ये ऑन टू होता है। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नीचे वाली तो आई थिंक सभी को आई गई होगी, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। चलिए, तो आपका पास जो फंक्शन है वो ए टू बी है, और इसको आप कह रहे हो ऑन टू। ओके, तो आप ऑन टू कह रहे हो तो इसके पास कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। ए की कार्डिनलिटी आप ले रहे हो एन, बी की कार्डिनलिटी आप ले रहे हो एम, और यहाँ पे आप ए बना लीजिए। ओके, तो 1 2 डॉट डॉट अप टू एन, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू एम। ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आप कह रहे हो ऑन टू के लिए कंडीशन ध्यान से समझिए। क्या कंडीशन है वो देखिए, मैंने क्या बताया, फर्स्ट केस जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उससे देख लेते हैं, फिर सेकंड पे भी समझा दूंगा। आपको इसमें से कोई एक एलिमेंट लेना है, फॉर ऑल की बात थी, कोई भी आप एक एलिमेंट लो, उसके लिए हमेशा इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज इसमें वही एलिमेंट बन जाएगा। ओके, तो मैं ये 1 ले रहा हूँ, और 1 की इमेज मैं कहता हूँ जो 1 है वो किस एलिमेंट की इमेज बन रही है, हमेशा किसी ना किसी की बननी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 की बन गया। ओके, तो 2 को भी बनना पड़ेगा, 3 को भी। तो ये जब ऑन टू है तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स को इमेज बनना पड़ेगा।
इसका मतलब उल्टा सिस्टम होता है, जैसा वन में होता है ना, वैसे उल्टा सिस्टम आप कर सकते हो। अब मैं दूसरा डेफिनेशन यूज करता हूँ। मैंने क्या बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट इज ए इमेज ऑफ डोमेन सेट। ओके, तो ये सब आपकी इमेज बननी चाहिए इन सभी एलिमेंट्स के। हो सकता है ये सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हो, बट ये सारे एलिमेंट्स इमेज बनने ही चाहिए। तो इसका मतलब होता क्या है, ध्यान समझिए दोबारा से, आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लेना, आप बस समझने पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने सभी को इमेज बना दिया। ओके, बात समझ में आ गई। वो ये कह रहा है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या बनने चाहिए, इमेज बनने चाहिए। मैंने सभी को इमेज बना दिया, बात खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ओके, बट वो ये तो नहीं कह रहा कि इसके एलिमेंट सारे होने चाहिए, ये तो नहीं कह रहा। तो मैं क्या करूं, ध्यान समझिएगा, मैं इसके सारे एलिमेंट्स को इमेज बनाना है, ध्यान समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके एलिमेंट्स पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिंगल सिंगल है, आप ऑन टू में तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं वन को कह रहा हूँ वन पे आ रहा है, तो टू को भी वन पे पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या कंडीशन क्या है, ध्यान समझिएगा, कंडीशन ये है कि इसके सारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो इमेज बनने चाहिए, किसी ना किसी के बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। हाँ, यही तो बताया डेफिनेशन। ओके, तो इसमें जो कंडीशन आ जाती है वो क्या आ जाती है कि इसके सारे एलिमेंट्स को आप इमेज बना रहे हो, तो उसके लिए इसके बराबर एलिमेंट्स तो यहाँ पे होने ही चाहिए। थोड़ा बहुत कम हो जाए तो दिक्कत नहीं है, क्यों है दिक्कत, थोड़ा बहुत कम हो जाए तो दिक्कत है या नहीं है, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि आप कम एलिमेंट्स लें। देखिए, कम आपने ले लिए, यदि वो इमेज नहीं बने फिर क्या करोगे आप, तो इसलिए कम की बात कभी मत करना। या आप ऐसा सोच रहे हो कि टू को मैं इस पे पहुंचा दूं, क्या नेसेसरी है कि हमेशा दो दो पे पहुंच जाए, नहीं ना। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ये दो दो पे पहुंचे। हाँ, ये कभी कभी कोई किसी किसी के लिए यह कर सकता है, बट सभी के लिए करे ऐसा तो जरूरी नहीं। तो इसी वजह से आप ये मत सोचना कि यहाँ पे हम कम ले सकते हैं, नहीं। तो हमें आपका जो 100% केस है वो आपको पिक करना है। तो वो क्या चीज़ होती है कि आपको इन सभी एलिमेंट्स को क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो इसके लिए इतने एलिमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए जिनकी इमेज ही बने। तो इसका मतलब ये जो सेट है इसके इक्वल तो हमेशा होगा ही होगा। और ये जो सेट है यदि हम इसको लार्जर ले लें तो और बढ़िया बात है, बट ये जो सेट है इसको हम छोटा नहीं ले सकते। यदि हम इस सेट को छोटा ले लिया तो हम इसको, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको इमेज ही नहीं बना पाएंगे। यदि ये सारे एलिमेंट्स इमेज नहीं बनेंगे तो ये जो कंडीशन है ये ऑन टू को ही फेल कर देगा, या जो फंक्शन है ये ऑन टू कंडीशन ही को फेल कर देगा, क्योंकि ये जो इमेज ही नहीं बन पा रहे हैं। वो डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो कोडोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, इमेज होना पड़ेगा। किस एलिमेंट्स के, जो डोमेन सेट है उसके। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से जो बात निकल के आ रही है वो इसका मतलब ये है, सीधा सिंपल, द कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट। बात आई समझ में, नहीं आई, दोबारा से एक बार रिपीट मार दे रहा हूँ जल्दी से। देखिए, यहाँ पे बी में एम एलिमेंट्स हैं, इन सभी को आपको करना है ऑन टू दिखाना है, तो इन सभी को इमेज बनाना पड़ेगा किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ ए के। बात समझ में आई। यदि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे कुछ कम एलिमेंट्स ले लें, तो ये जरूरी तो नहीं कि हर कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब कोई आप हमेशा ऐसा बना सके फंक्शन कि जो 2-3 एलिमेंट्स को एक पे मैप कर दे, तो जरूरी तो नहीं। तो ये जो चीज़ है ये कुछ फंक्शंस के लिए हो सकता है, बट 100% फंक्शन के लिए नहीं हो सकता। तो ये यहीं पे डिस्कार्ड हो जाता है, तो इस केस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम जो करना चाहते हैं वो कब होगा, वो तब हो सकता है कि यदि इन सभी को आपको क्या बनाना है, मैप मतलब इन सभी को आपको इमेज बनाना है इन सभी एलिमेंट्स के, तो हमें कम से कम ये इतने एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे इक्वलिटी आ गई, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इसे यदि ज़्यादा करना तो क्या दिक्कत है, यदि इसे ज़्यादा नहीं कर सकते, इसे ज़्यादा कर दिया तो ये इमेज रह जाएंगी। तो बेसिकली इसे ज़्यादा कभी नहीं कर सकते, बट वन में क्या था, इसे ज़्यादा कर लो इसे मत करो। तो बात समझ रहे हो कहाँ पे फंस रहा है बात। यदि हमने इसे ज़्यादा कर दिया तो इसके सारे एलिमेंट्स इमेज ही नहीं बन पाएंगे, वन ऑन टू फेल हो गया। यदि ऑन टू फेल नहीं होगा तो इसका मतलब इसको सारे को हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए यदि मैं इक्वल लेता हूँ तो ये हो जाएगा, यदि मैं ज़्यादा ले लूँ तो भी हो जाएगा। तो जो कंडीशन आई वो क्या निकल के आई, इस सेट को या तो इक्वल कर दो इसके, या फिर इस सेट को ग्रेटर देन कर दो, तो एक जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। तो अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, ठीक। तो चलिए लिखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलिए तो कैसे लिखते हैं उसको लिख लेते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए लेट ए कोमा बी बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ओके, एंड कोई फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी और मैं कह रहा हूं इज ऑन टू if we draw lines parallel to x axis and these lines cut the curve। अब जो चीज लिखने वाला हूं उसे ध्यान से लिखना, at least once। आपने यदि नोट किया है वन फंक्शन का जो डेफिनेशन लिखाया था इन ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, तो उसको जरा एक बार देखिएगा, एंड मैंने जो इसमें लिखाया है उसको एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक अंडरलाइन कराई थी, वहाँ पे जाके देखोगे आप, आई थिंक आपने देखा होगा, तो वहाँ पे लिखा है एट मोस्ट वंस, मतलब अधिकतम एक बार कट करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा है, एट लीस्ट वंस। वहाँ पे मैंने ये कहा था यदि काटेगा नहीं तो भी 1-1 हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं ये कहूँगा यदि काटा नहीं तो ऑन टू नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि काटना मस्ट है। अब वो 10 बार काट रहा है, 20 बार काट रहा है, ये कोई मतलब नहीं करता, बस काटना चाहिए। एक बार तो काटना ही चाहिए, 20 बार काटे 30 बार काटे कोई दिक्कत नहीं है, काटना चाहिए। चलिए अब कुछ ग्राफ्स देखते हैं, बात समझ में आ गई, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये सबसे ज़्यादा काम देगा, बट ये फेल कभी होता है जब आप किसी फंक्शन कोई अटपटा सा दे दिया, उसका आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हो, तब ये फेल होगा, अदरवाइज कभी फेल नहीं होता। ठीक है, चलिए हमेशा ये काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ मैं, और एक एक चीज़ आपका क्लियर करूँगा। चलिए सॉरी, एक ये ग्राफ दिया है, एक ये है, एक ये है। तो चलिए अभी जो डिस्कस किया उसी के ऊपर कर लेते हैं, देन फिर और भी कुछ बताऊंगा। तो y बराबर x, y बराबर x² और y बराबर x³, सभी का ग्राफ आपको पता है तो फटाफट बना लेते हैं। ये थोड़ा बहुत तिरछा हो जाता है तो उसे आप इग्नोर कर देना, आप अपना अच्छा बना लेना। एंड एरा, अदरवाइज मैं अच्छे पे जाऊंगा तो पूरा घंटा अच्छा ही बनाता रहूँगा, ओके, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। चलिए तो दिस इज y बराबर x, दिस इज y बराबर x, इसका ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, आप पैरेलल लाइन खींचिए, खींच दी, इसके पैरेलल खींचिए, इसके पैरेलल खींचिए, ओके। तो मैं पहले फर्स्ट एंड थर्ड की बात करता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड पे आऊँगा। सेकंड पे एक कंडीशन है जिसकी बात करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। मैंने ये बताया था ये जो है वो 1-1 नहीं है, ठीक है। अभी मैं ऑन टू की बात भी बताऊँगा। देखिए ये फंक्शन ऑन टू है, सभी को पता है, क्यों, ये हर लाइन पे एक एक बार काट रहा है, पहले भी बताया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये 1-1 काट रहा है। और वहाँ पे कहा भी गया है डेफिनेशन में एटलीस्ट 1 बार काटना चाहिए, सभी जगह काट रहा है। तो दिस फंक्शन इज 1-1 जो पहले बताया था, और ये ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस फंक्शन को आप याद कर लो, काम आने वाला है, ओके। तो y बराबर x लाइन जो होती है वो ऑन टू भी होती है और 1-1 भी होती है। अभी इसको रिमेनिंग रखो, इसकी बात करते हैं। आप इसे ध्यान से देखोगे, ये भी सब जगह काट रहा है, ओके। तो ये भी फंक्शन क्या है, ये 1-1 भी है और ये ऑन टू भी है, ठीक है। और आप ध्यान रख लो, कोई भी एक्सपोनेंशियल है जिसकी पावर ऑड है वो हमेशा 1-1 और ऑन टू दोनों होगा। क्या कहा मैंने, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी पावर ऑड है, मतलब बाई सम x की पावर n टाइप का कोई पॉलिनोमियल है जिसकी पावर n जो है वो ऑड है, x की पावर 5, 7, 9, बात समझ रहे हैं। तो ये सब हमेशा 1-1 ऑन टू दोनों होंगे, याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 था, ऑड था, तो ये 1-1 ऑन टू था, ठीक है। तो ये सारे ही हो गए, आप जितने चाहो उतने कर लेना, ऑड होना चाहिए और इवन। अब इवन की बात करते हैं, इवन में क्या केस आ जाता है। देखिए मैंने क्या बताया, आप पूरे पैरेलल खींचिए, एटलीस्ट 1 बार काटना चाहिए, बट आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कोई नहीं काट रहा है, ग्राफ ही नहीं है, काटेगा क्या, तो ये ऑन टू नहीं है। क्या बात आई समझ में, ये ऑन टू नहीं है। तो ये ना तो 1-1 था ना ही ऑन टू था। देखिए 1-1 में तो कोई आप कुछ कर नहीं सकते, बट ऑन टू में एक कंडीशन आ जाती है, आप इसका जो रेंज सेट है वो बदल देंगे तो ये ऑन टू बन जाएगा। मैं अभी आर पे बात कर रहा हूँ, आर का मतलब ये पूरा जो बाई एक्सेस है पूरा आर ले रहा हूँ, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। यदि मैं कह दूँ कि इसका जो रेंज सेट है वो आर प्लस है,
ओके। रेंज सेट का मतलब होता है आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाइए और जो आपका इमेजेस आ रही हैं वो किस सेट में बिलोंग कर रही है या फिर वो किस सेट को बना रही हैं, तो वो आर को नहीं बना रही हैं क्योंकि वो नीचे की माइनस वैल्यूज आएंगी नहीं, क्योंकि आपको इवन पावर आपको पता है किसी भी टर्म है उसका इवन पावर है, उसमें माइनस तो वैल्यूज कभी आ ही नहीं सकती, तो ये पूरा आर तो कभी बनाएगा ही नहीं। बट ये पॉजिटिव आर हमेशा बना देगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा, बताइए समझ में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू होगा वो किस पे होगा, आर प्लस पे होगा, ठीक है। तो आर प्लस पे ये फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो यदि आपको कोई फंक्शन जरूरी नहीं कि वो ऑन टू नहीं है तो ऑन टू कभी नहीं होगा, आप उसको ऑन टू बना सकते हो, उसका आप जो रेंज सेट है उसको उस पर आप ऑन टू उसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आई। यदि कोई सेट है उसको रिड्यूस करके, मतलब वैसे तो बाई एक्सेस का जो पूरा होता है वो आर होता है, उसको आप रिड्यूस करके एक ऐसा सेट बना सकते हो जरूर जो उस फंक्शन को सेटिस्फाई, उसकी रेंज को सेटिस्फाइड कर देगा, देन वो ऑन टू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फंक्शन है 2-2 बार 3-3 बार काट रहा है सॉरी 3-3 बार तो नहीं काटेगा, ये 2 से ज़्यादा बार नहीं काटेगा, 1 और 2, ठीक है। वैसे 2 ही काटेगा, 3 नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से 2 बार जा रहा है ना, तो 2 बार ही काटेगा, 3 बार नहीं काटेगा, ओके। तो एटलीस्ट 1 कहा था, 2 बार काटे चाहे 4 बार काटे, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 से तो ज़्यादा ही काट रहा है, तो ये ऑन टू हो गया। तो आई थिंक अब ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, ओके, और बहुत अच्छे से आ रही हैं, तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। तो आप कह रहे होगे सर ये तो आपने पहले भी यही एग्जाम्पल करा दिए थे, कुछ नया कराते तो कुछ मज़ा भी आता। चलो तो भाई कुछ नया देख लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, बढ़िया सा है। यहाँ पे e की पावर x देख लेते हैं, और यहाँ पे आप ये मत कहना कि लॉगरिथमिक भी करा दो भाई, इसी को थोड़ा सा पलट देना, बस लॉगरिथमिक बन जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने सिखाया है अपनी वीडियोस में, ओके, तो आप ये मत कहना sin x भी करा दो, sin x भी बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, ओके। तो कहने को बहुत सारे ग्राफ्स हैं, कितने कराऊंगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे आप देखो, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैं कैसा करूँ, वैसे याद है आपको आपकी नज़रिए से देख रहा हूँ, हो सकता है आपको इसका ग्राफ याद नहीं आए, मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, इसका ग्राफ नहीं आ रहा कि यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, तो आप कैसे लोगे, ध्यान समझिए। माइनस e की पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे आ गया, आ गया समझ में। यहाँ पे मैं इन्फिनिटी ले रहा हूँ, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे देखिए हो सकता है ग्राफ थोड़ा सा बेकार हो तो उसको माफ करना, वह जल्दी हो तो इस वजह से फटाफट बना रहा हूँ। तो आपको क्या काम करना था, पैरेलल लाइंस खींचनी, तो आप पैरेलल खींच लो। देखो ये थोड़ा सीधा हो गया, तो सीधा नहीं है, ये टेंस टू 0 है, ठीक है। तो याद रखना वहाँ पे भी ये सीधा हो गया, सीधा नहीं होता है, हमेशा घटता हुआ जाएगा, ठीक है, टेंस टू 0 ही जाएगा, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये 1 बार काट रहा है, पहले 1 की बात कर लेते, क्या ये 1 है, हमेशा 1 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, देख सकते हो आप, पहला लाइन खींच दो, ठीक है। तो ये 1 मिल गए। अब ऑन टू की बात करते हैं, क्या ये ऑन टू है, क्योंकि ये नीचे नहीं काट रहा, नॉट ऑन टू, ये भी नीचे नहीं काट रहा, नॉट ऑन टू, बट 1 में तो ऐसा कुछ होता नहीं, ना काटे तो भी चल जाता है। तो अब ऑन टू के लिए आप क्या कह सकते हो कि ये जो r प्लस है, इस पे क्या हो गया, ऑन टू, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी ये जो r प्लस है इस पे ये क्या हो गया, ऑन टू। तो ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन ऑन r पे ऑन टू नहीं है तो वो किसी और सेट पे ऑन टू नहीं हो सकता है उसके सबसेट पे वो ऑन टू हो जाता है। तो r प्लस इज द सबसेट ऑफ होल r, ठीक है ना, तो उस पर ये ऑन टू हो रहा है। तो आप ये दिमाग से मत निकाल दीजिए कि ऑन टू जो है वो पूरे r पे नहीं है तो वो होगा नहीं, होगा बिल्कुल होगा, बट आपको चेक करना है कि उसका रेंज क्या हो रहा है, ठीक है। कोई भी सेट अपने रेंज पे हमेशा ऑन टू हो जाता है, ओके। बात आ रही समझ में, तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं काउंटिंग। देखिए काउंटिंग इसका इजी नहीं है, तो बहुत ध्यान से समझना, काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। देखिए बेसिकली काउंटिंग का मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनते हैं, इन जनरल की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अप टू a टू b, एंड जो कार्डिनलिटी ऑफ a लिया है वो लिया है n, एंड द कार्डिनलिटी ऑफ b जो लिया है वो लिया है m, ओके। तो इसमें आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकाल सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझिए कोई डायरेक्टली प्रोसेस नहीं है कि ऑन टू फंक्शन आप कैसे निकालो, ओके। तो ये कैसे निकालते हैं वो समझिए। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ नॉट ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो आप इजीली आप यहां से देख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। ऑन टू फंक्शन आपको निकालने हैं तो टोटल फंक्शन में से नॉट ऑन टू फंक्शन को सेपरेट कर दो, ऑन टू फंक्शन मिल जाएंगे। तो हम ऐसे ही से निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपको पता है, कल सिखाया था, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट। ओके, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ फंक्शन क्या पाओगे, m टू द पावर n। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने पाओगे, वो सॉरी नॉट ऑन टू फंक्शंस कितने पाओगे। तो ध्यान से समझिए इस चीज को, अदरवाइज आएगा नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था 1 2 डॉट डॉट अप टू n, 1 2 डॉट डॉट अप टू m। ये a है, ये b है, यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे m एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप कैसे आप करेंगे नॉट ऑन टू, आप कैसे बताएं, मैंने क्या बताया आपको। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन यदि आपको नहीं आता है और आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसको फिर रटिए, फिर तो कोई चारा नहीं है, बट मैं पूरा कोशिश करूंगा समझाने का। ओके, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए या फिर इमेज बनने चाहिए। किस एलिमेंट्स के, जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बनने चाहिए सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऑन टू होते हैं। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब क्या है, यदि कोई भी एक एलिमेंट इमेज नहीं बन पाया, नॉट ऑन टू हो गया। कोई दो एलिमेंट इमेज नहीं बन पाई, नॉट ऑन टू हो गए। तो ऐसे हजारों होंगे, इसमें ऐसे केस हजारों होंगे। मैं तो नॉट ऑन टू की बात कर रहा हूँ ना, ये सब घटा दो, ऑन टू आ जाएंगे। ये टोटल में से नॉट ऑन टू के क्या क्या केस हो सकते हैं, एक एलिमेंट नहीं बन रहा, दो एलिमेंट नहीं बन रहे, तीन एलिमेंट नहीं बन रहे। बात समझ में आ रही है, तो उसी को हम करते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, m में से मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट इमेज नहीं बन रहा। ओके, टोटल फंक्शन कितने हैं, m टू द पावर n माइनस। आप देखो इसमें दिक्कत क्या है, मैंने ये कहा कि इसमें से एक एलिमेंट इमेज नहीं बन रहा, तो ये थोड़ी कहा कि दो एलिमेंट वाले। देखो मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट वाले इमेज जो फंक्शन है जिसमें एक एलिमेंट इमेज नहीं बन रहा, दो नहीं बन रहे होंगे तो उसमें भी तो एक वाला केस जुड़ जाएगा ना। मतलब मैंने कहा एक एलिमेंट इमेज नहीं बन रहा और जिसमें दो भी नहीं बन रहे होंगे उसमें भी तो एक नहीं बन रहा, तो दो वाले भी तो इसमें आ गए। बात समझ में आई। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं बन रहा उनको ले लिया, तो जिसमें दो नहीं बन रहे होंगे उसमें भी एक नहीं बन रहा, तो वो भी इसमें जुड़ गए। तीन नहीं हो रहे होंगे वो भी इसमें जुड़ गए, तो वो सब आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट। इसमें रिपीटेशन हो जाएगी ना, यदि मैं 2 को जोड़ दूंगा अभी तो रिपीट कर जाएगा, इसमें तो आ चुके हैं ना। बात समझ में आ रही है, तो इसमें से घटाओ 2 वाले, क्योंकि वो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, रिपीट हो गई ना। आपने 1 वाले चूज किए तो यहाँ पे 2 वाले भी आ गए, 3 वाले भी आ गए, 4 वाले भी आ गए। बात आई समझ में, ओनली 2 वाले नहीं, सब आ गए इसमें। तो इसमें से आप 2 वाले घटाओगे। ओके, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो MC2 सॉरी यहाँ जो गलती करी है वो ये क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ फंक्शंस फिर बचेंगे, क्योंकि आपने एक एलिमेंट्स तो आपका इमेज ही नहीं बन रहा, तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या बचेंगे, m-1 टू द पावर n, क्योंकि 1 एलिमेंट आपने निकाल लिया ना, उसका तो इमेज बन ही नहीं रहा। ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस का लगाइए। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हाँ आ रही है। तो अब ये रिपीटेशन की वजह से ये घटाना जा रहा है। ओके, तो MC2 अब आप कह रहे हो 2 इसमें आ गए हैं, अब उसको आप घटाओगे तभी तो कर पाओगे। ठीक है, वरना रिपीटेशन हो गया। तो MC2 मतलब 2 जिसका इमेज, 2 एलिमेंट जिनकी इमेज नहीं आ रही है, मतलब यार जो यहाँ से जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज 2 एलिमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, तो इसको आप घटाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें रिपीटेशन दो बार आ जाएगा। तो MC2 m-2 की पावर n। ऐसे ही 3 एलिमेंट्स के, ऐसे ही 4 एलिमेंट्स के, ऐसे ही 5 एलिमेंट्स के। तो यहाँ से आप फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, सॉरी में से इसमें किया, मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स से उसमें 1 के घटाया, 1 में रिपीटेशन हो गया तो 2 का घटा दिया, एंड 2 में रिपीटेशन होगा तो 3 का घटाया जाएगा। ओके, तो दिस इज माइनस साइन अप टू MC3 m-3 अप टू n। ओके, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। बात आ रही है समझ में। देन अब आप क्या करिए, अब आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा कि ये किसके सिमिलर बन पा रहा है। तो देखिए मैं इसको कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसे समझिए थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा हूँ, MC0, ओके, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ m-0
की पावर n और -1 टू द पावर 0। ओके, मैं इस चीज को क्या ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। m-1 टू द पावर n का यही होता है, mc0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू n टू द पावर n माइनस 1 सॉरी इंटू 1 इज इक्वल टू m टू द पावर n। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? चलिए आगे बढ़िए। तो माइनस टाइम्स mc1, मैं इसको प्लस कर ले रहा हूँ, एंड देन m-1 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर 1। ओके, आई थिंक ये चीज आपको दिख रही है। एंड इसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ। चलिए, तो अब आगे करते हैं। दिस इज माइनस, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस। ओके, तो इसके बाद का टर्म है तो mc2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, mc2 m-2 टू द पावर n। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो गया था, दिस प्लस हैज टू बी माइनस, देन अब की बार जो टर्म आएगा वो माइनस में आएगा, mc3 m माइनस, सॉरी यहाँ पे देखिए -1 बनाया नहीं, आप देखना चाहें तो ये 2 आ रहा है नीचे, तो -1 टू द पावर 2 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्लस ही रहने वाला है। एंड देन mc3 m-3 एंड -1 टू द पावर 3, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये माइनस को मैंने पीछे पहुंचा दिया, क्योंकि क्यू ले रहे हैं तो वो माइनस आ जाएगा अप टू डॉट 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 डॉट। तो बेसिकली ये सब एडिशन आ रहा है, और ये किसका आ रहा है, तो इसको हम समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं। और समीशन फॉर्म क्या देगा, mc0 यहाँ पे mc1 mc2, तो बेसिकली ये mcr चल रहा है, और कोई r जो है वो रनिंग फ्रॉम 0 टू, और ये जो चल रहा है वो n तक जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, m-0 मीन्स m-r टू द पावर n, क्योंकि n पावर चल रहा है। एंड अब आपको क्या करना है, mc1, और यदि आप देखें यहाँ से तो ये n तक नहीं जाएगा, ये n-1 तक जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको आ गई समझ में। तो अब बात करते हैं mc0 m-r। देखिए अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि n-1 तक क्यों जा रहा है। देखिए जो स्टार्टिंग है वो क्या करी है, 0 से करी है, तो 0 से आप जो टर्म्स जोड़ेंगे n तक n-1 ही पड़ेंगे। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, तो वो चीज़ समझ में आ गई। तो 0 से n-1 का क्यों जा रहा है। एंड mcr यहाँ से r रनिंग फ्रॉम 0 टू n, ओके सॉरी 0 टू n-1, एंड m-r कैसे आया, क्योंकि ये 0 से रनिंग कर रहा है। ओके, एंड अब बात करते हैं n की। अब इसके साथ क्या आ रहा है, -1 टू द पावर r। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फाइनल रिजल्ट आया, और ये हमने निकाला क्या था, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, बात आई समझ में। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज आवर काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शंस, एंड मैंने हर चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। मैंने 1-1 फंक्शन से स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, काउंटिंग ऑफ 1-1 फंक्शन, कुछ फंक्शन सिखाए जिसमें कैसे दिखाते हैं 1-1, उसके बाद ऑन टू दिखाया, ऑन टू की काउंटिंग की, ऑन टू का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। तो कुल मिला के वीडियो बहुत अच्छा रहा, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड शेयर जरूर बनता है। एंड आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो और भी वीडियोस हैं, आप देखिए जाके, और बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।